गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। वणक्कम, सत श्री अकाल एंड जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल हमास वॉर के बारे में और इसका एक रिव्यू लेंगे कि पिछले 10 दिन से, इनफैक्ट आज 11वां दिन है, पिछले 10 दिन से क्या हुआ है, 11 दिन में क्या हुआ है। और इसके लिए बात करने के लिए, ये सब चीज बात करने के लिए मेरे साथ हैं जनरल राज शुक्ला। जनरल राज शुक्ला, वेलकम टू गनर शॉट वंस अगेन। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं और हम बिल्कुल सर। तभी मिलते हैं जब कुछ लड़ाई हो जाता है। इस बार तो हमास ने हमको आमंत्रित किया है। आमंत्रित किया है। आई एग्री विद यू कंप्लीटली। Invitation from Hamas. You know, it's very strange that good friends meet over conflicts, right? Okay. Okay. Now, what we'll do is this. कि पिछले 6 दिन से, इनफैक्ट पिछले 10 दिन से हमने 6 शो कर लिया है। हमने इन डेप्थ कवरेज ऑफ इजराइल हमास वॉर किया है गनर शॉट के ऊपर, आप देख सकते हैं। और ये भी बताना चाहता हूं कि कल हम शाम को 7 बजे ये इजराइल हमास वॉर का एक वेबिनार कर रहे हैं, करंट एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स कासा वेबिनार, जिसमें जनरल अता हसनैन, जनरल अपना एम्बेसडर त्रिगुनायत और डॉक्टर माइकल रूबिन होंगे। और जरूर शारिक हो जाइए। और इसके लिए आप अगर, और इसके बाद भी हम इजराइल और हमास वॉर को कवर करते रहेंगे। और इसीलिए मैं सबको बताना चाहता हूं कि आप कृपया सब्सक्राइब कीजिए गनर शॉट को, सो दैट यू हैव अनइंटरप्टेड कवरेज ऑफ द होल स्टोरी एज इट गोइंग ऑन। और साथ साथ वहां चाइना में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी जारी हो गया है। उसका आज और कल कॉन्फ्रेंस था, उसका भी हम 20-21 को प्रोग्राम करेंगे। खैर, वो रहा वहां। हम आ जाते हैं यहाँ इजराइल और पैलेस्टाइन में। क्या हम देख रहे हैं कि 11 दिन हो गया, इजराइल ने अपना ग्राउंड एक्शन शुरू नहीं किया। पॉलिटिक्स हैव टेकन सेंटर स्टेज, राइट? Complete, the West Asia seems to be the center stage of global, geopolitics. जितने मुस्लिम नेशंस हैं वो सब पैलेस्टाइन के पीछे लाइन बंद हो गया, राइट? और बोथ साइड्स, हमास एंड इजराइल, आर गोइंग एट इट हैमर एंड टोंग स्टिल। कोई एक कदम पीछे नहीं ले रहा है, राइट? एंड और तो और चाइना एंड रशिया सीम टू बी वियरिंग टुवर्ड्स पैलेस्टाइन। पहले उन्होंने कुछ बोला, अभी कुछ और बोल रहे हैं। और जहां तक मेरे ख्याल में है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर इन द ग्लोबल ऑर्डर, राइट? सो ये सब चीजों के बारे में थोड़ा विस्तार में अपना सोच विचार बताने के लिए आई विल रिक्वेस्ट जनरल राज शुक्ला, प्लीज टेक इट ऑन एंड वी कैन डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एंड आई लीव इट ऑल टू यू। कैरी ऑन राज। So, first of all, sir, I'd like to condole the grim tragedy at the Al Ahli Arab Hospital, which quite a few casualties have occurred. तो मैं शोक व्यक्त करना चाहूँगा ये जो हादसा हुआ है अल अहली अरब हॉस्पिटल में। दूसरी बात ये है कि the crisis is going through the Biden pause. आज प्रेसिडेंट बाइडेन साहब पधारे हैं इजराइल में, और मैंने तो नहीं, मेरी याददाश्त में तो नहीं है जब किसी इंसिडेंट के इतनी जल्दी अमेरिका के प्रेसिडेंट पहुंचते हैं उस हादसे के केंद्र बिंदु पर। प्रेसिडेंट्स यूएसए तो जाते हैं 1 महीने की रेकी के बाद, सिक्योरिटी ड्रिल्स के बाद, बट ये दर्शाता है कि जो संकट है इजराइल और मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में, वो कितना गहरा है। और उनका शायद जाने का जो वजह है, वो एक तो ये है कि उनको इजराइल को रीअश्योर करना,
उनको ये संकट देना कि भाई इस घड़ी में हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। बट उससे ज्यादा वो इसलिए गए हैं वहां पर टू एडवाइज इजराइल टू शो रिस्ट्रेंट, कि वो कुछ संयम बना के रखें, संयम का प्रदर्शन करें। इसमें कोई शक नहीं है कि जो 7 अक्टूबर की जो घटनाएं थी, मैं पहले कह चुका हूं, इट इज द वर्स्ट असॉल्ट ऑन जूज सिंस द होलोकॉस्ट, द वर्स्ट सिविलियन मैसेकर इन जो 75 साल है इजराइल के इतिहास में, उसमें जो असैनिक नागरिक हैं उस पर सबसे खतरनाक जो है हमला है उसके। और हमने देखा है इस बार क्या, व्हाट वाज वर्स वाज द वीडियो बारबेरिज्म, कि आपने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, ग्रैंड मदर्स, चिल्ड्रन, लोगों को जलाया, परिवारों के समक्ष में आपने लोगों की जान ली और उसको आपने वीडियो पे चढ़ाया। इट वाज रियली अ ग्रूसम मैसेकर। और उसके बावजूद अभी आप देखिए कितनी जल्दी जो है पब्लिक ओपिनियन बदलता है। जो सहानुभूति थी इजराइल के साथ वो अभी भी है, बट आप पिछले 48 घंटे में देखिए कैसे अरब दुनिया में, खासकर सऊदी अरेबिया की मीडिया ने फ्लिप किया है। सॉरी, आप इंग्लैंड में देख लें कि अभी जो है वहां पर द मीडिया इज नाउ लीनिंग टुवर्ड्स द पैलेस्टीनियंस। और ये वाजिब है, क्योंकि जैसे वो कैमरा गाजा में दिखाते हैं कि कितनी हत्याएं हो रही हैं और जो परेशानियां हो रही है पैलेस्टीन के साथ, द पब्लिक ओपिनियन इज स्विंग टुवर्ड्स द पैलेस्टीन कॉज। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो जवाबी चढ़ाई है इजराइल की, इसमें बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। और मेरे ख्याल से जो राष्ट्रपति बाइडेन है, उनका वहां जाने का प्राइवेटली उन्होंने नेतन्याहू साहब को यही समझाया होगा कि जो कैजुअलिटीज, आई मीन जो जवाबी चढ़ाई है, इट मस्ट बी कैलिब्रेटेड। while we must target Hamas, we cannot be ending up punishing Gaza. अगर आपने वो किया तो जो अभी आपके पास मॉरल हाई ग्राउंड है, जो एक नैतिक पक्ष आपके साथ है, वो आपके हाथ से चला जाएगा। So I think Israel has to be very careful with that regard. Its response must be calibrated, it must be surgical. और जो दूसरी बाइडेन साहब की सबसे बड़ी जो चिंता होगी वो ये होगी एस्केलेशन कंट्रोल। बहुत सालों से अमेरिका ने वहां पे ये जो अरब दुनिया और इजराइल के बीच शांति बहाली की कोशिश की थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द अरब वर्ल्ड वाज कमिंग टू टर्म्स विद इजराइल। उसका जो डिप्लोमेटिक मोमेंटम है वो इस हादसे की वजह से अगर रिवर्स हो गया तो जो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं वो इफेक्ट होंगे। तो जो ये गाजा पे चढ़ाई है, जैसे ये युद्ध के जो कहते हैं जो आकार में वृद्धि होती है, बहुत संभावना ये है कि वेस्ट बैंक में, जेरूसलम में आज बड़ी झड़पें हुई हैं पुलिस और फलस्तीनियों के बीच में। वेस्ट बैंक में हिजबुल्लाह तैयार बैठा है। आप अनुमान लगाएं 8-10 दिन के बाद जब ये चढ़ाई शुरू होती है, जैसे बाइडेन साहब निकलते हैं इजराइल से, और 10, 11, 12 दिनों के बाद जब इजरायली फौज गाजा में उलझी हो, उस समय अगर हिजबुल्लाह ने ये दूसरा फ्रंट खोला, और हिजबुल्लाह हमको पता है उसमें कम से कम 150,000 से ज्यादा फाइटर्स हैं, लोग कहते हैं 2 लाख के करीब, और उनका जो रॉकेट आर्सनल है 150,000 का, वो हमास से कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, उसकी मार की दूरी भी ज्यादा है। और जो शिया मिलिशियाज हैं सीरिया में, वो भी इजराइल को एक जो सेकंड या थर्ड फ्रंट खोल सकते हैं। तीसरी बात जिस पे मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट बाइडेन साहब की तवज्जो रहेगी, वो इस बात पे होगी कि जो गाजा में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, जो मानवीय सहायता है, उसको बहाल करना पड़ेगा। आप इफ यू सी द इंटरनेशनल लॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट,
A siege, by its very definition, if you deny food, water and gas, it's a war crime. कल किंग हुसैन जो जॉर्डन के हैं, उन्होंने कहा है ये जो हमला हुआ है, जिसने भी किया हो, इट्स अ मैसेकर, इट्स अ वॉर क्राइम। तो ये सारे दबाव हैं इजराइल पे, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो इजराइल के साथ 7 अक्टूबर को हुआ वो गहरी बेइंसाफी थी। इजराइल हैज द राइट टू रिस्पॉन्ड, येट कुशलता इसमें होगी, ऑपरेशनल आर्ट इसमें होगी कि आप ये जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमास का खात्मा, हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना, उसको आप मिलिटरीली जो ऑब्जेक्टिव्स का रूप देते हैं वो इस प्रकार से हों कि आप हमास पे तो हमला करें बट फिलिस्तीनियों में कैजुअलिटीज ना हो। कैजुअलिटीज तो होंगी पर कि वो कम से कम हो। तो ये बाय वे ऑफ ओपनिंग प्रेमाइज, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। अभी सर अगर आपके और कोई सवाल वगैरह हैं अबाउट आपने बोला है, which is right. You know, Israel has to be calibrated. It has to be surgical in its execution against Hamas. But there lies the problem. What is the problem Israel is likely to face in terms of its ability to carry out surgical operations and yet minimize casualties? Do you see, right? I mean, let me lead you on to the next question. Do you think Israel will be able to destroy Hamas? Like that was a political objective given out by Netanyahu? Or should they settle for degradation of Hamas and gain peace for Israel? That's the question which actually one has to ponder about. तो सर इसमें एक मैं आपको I'll give you a historical example. Yeah. You would be knowing it, but for the audience, 2006 में हिजबुल्लाह ने लेबनान से 2 इजरायली सोल्जर्स को कैप्चर किया था, और इजराइल ने पहले एयर कैंपेन लॉन्च किया, वो सफल नहीं हुआ। नेवल बम्बार्डमेंट्स किए, वो सफल नहीं हुए, और फिर लैंड कैंपेन लॉन्च किया। उस लैंड कैंपेन में इट वाज लेड बाय द टैंक्स एंड द आर्मर्स। इट वाज बेसिकली एन आर्मर्ड असॉल्ट फॉलोड बाय इन्फेंट्री। और हमास, ये हिजबुल्लाह ने एम्बुशेस वगैरह के द्वारा it gave Israel a bloody nose. Yeah. And they say that despite large number of airstrikes, naval bombardment, entire neighborhoods जो थे, जो रिहायशी इलाके थे, वो तबाह हो गए, economic installations तबाह हो गए, roads destroy हुए, and Israel, जो इजरायली जनता खुद का ये अंदाजा था कि इजराइल की हार हुई। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे एहूद ओलमर्ट, उन्होंने ये कहा in exasperation that half of Lebanon destroyed and yet a loss. और जो विनोग्रेड कमीशन बैठा था उसके बाद, it indicted Prime Minister Olmert and the chief of that time. अभी देखिए इस बार क्या है सर कि और कोई उपाय नहीं है, it has to be a land campaign. बट लैंड कैंपेन की मैंने आपको मुश्किलात बताई। अब सर ये जो है ना, दिस इज ऑपरेशनल आर्ट, कि आप जैसे वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गाजा पट्टी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हम सबको पता है, मॉस्क के नीचे कमांड सेंटर्स, अस्पतालों के नीचे रॉकेट्स, रहायशी इलाकों के बेसमेंट्स में उनके एम्युनिशन डंप्स। तो ये जो नॉर्थ गाजा को खाली करने का उद्देश्य है वो यही है कि अगर सिविलियंस वहां निकल गए तो ये जो क्रिटिकल नोड्स हैं, कमांड सेंटर्स, वेपन कैशेस, एम्युनिशन डंप्स, इन पर हमला करके इनको नष्ट किया जाए। और जो लीडरशिप है, राइट फ्रॉम मोहम्मद देफ टू द अदर लीडर्स इन कतार, ये वो, इन पे इनको नष्ट करने की कोशिश की जाए। ये 2 चीजें हैं। अब ये जो लीडर्स हैं, ये मेरे को यकीन है कि मुसाद इनको खत्म कर देगा 2, 4, 5, 8, 9, 10 साल में, ये तो नहीं बचे। बट ये जो पहली बात मैंने कही कि किस तरह से आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे, ये जो लड़ाई है विल बी स्ट्रीट टू स्ट्रीट, टनल टू टनल, हाउस टू हाउस, वो बड़ी मुश्किल लड़ाई है। उसमें इजराइल के भी लोग हताहत होंगे, फलस्तीनी भी मारे जाएंगे। और देखिए हमास के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है, इट इज बाय डिजाइन। उन्होंने आके सिविलियंस को मारा
और जानबूझ के प्रोवोक कर रहे हैं बिकॉज दे नो इजराइल हैज नो अदर ऑप्शन। और जब इजराइल जाएगा तो वो सिविलियंस की आड़ लेंगे और ये नैरेटिव्स चलेंगे कि फलस्तीनियों के साथ ये हो रहा है और ये जुल्म हो रहा है। तो फ्रॉम अ सोल्जर्स पर्सपेक्टिव, अगर मैं सैनिक की तरह से इसको देखूं, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस Yeah, फॉर द इजरायली कमांडर्स। Israeli. माय ग्रेट सिंपैथीज विद देम, इट इज अ वेरी टफ ऑपरेशन। अभी इसमें जैसे आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक्स, प्रिसिशन स्ट्राइक्स, बट पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हॉस्पिटल इजरायलीज की वजह से हुआ, शायद वो रॉकेट मिसफायर की वजह से हुआ हो, बट इस तरह के अगर हादसे हुए, जैसे मैंने शुरू में कहा, वंस यू सीड द मॉरल ग्राउंड, तो वही होगा जो लेबनान में हुआ था 2006 में, विंगोग्रैड कमीशन बैठेगा। तो while all my sympathies are with the Israelis in this moment, I have been consistently saying कि जो military response है, it must be calibrated, it must be Yeah. sophisticated, it must not be blunt. Yeah, and not only calibrated, it should be so designed that this doesn't become a prolonged campaign where that 1 million population which has vacated the north and gone to the south continues to be there for months together. ये भी तो है, क्योंकि इसमें जितने देर वो नीचे रहेंगे वो अपने घर के बाहर, उतने दिन और उतने देर इजराइल के अगेंस्ट वर्ल्ड ओपिनियन विल कीप गोइंग अगेंस्ट. Don't you think so? The length of बिल्कुल the सर, campaign. it is very much like counterinsurgency, which people describe as armed politics. Politics. So while the instruments of force is that of army, जो आपने कहा, these political issues, the media issues, ये जो fake narratives, parallel narratives, इन सब से झेलना पड़ेगा इजराइल का. It is just not a test of soldiering. It is a test of wider wisdom. Wider wisdom. And I'd like to just remind people, in fact, I'd like to highlight what Mao had once said. Mao had once said that politics is war without bloodshed and war is politics with bloodshed. And isme kya hai? That is both sides of that story which he said are going to come true. Right. Now, in this kind of an environment, where do you see the geopolitical divisions in the world going? Because you see very clearly China and Russia ने एक side ले लिया, और slowly USA is going one side, and USA is not also completely home and free, क्योंकि USA and the larger West में भी जैसे आपने बताया प्रदर्शन हो रहे हैं for Palestinians, by a lot of people. So where do you think it's going? It's going to derail the current global order into something, or something new is going to come up? How do you see? And why? I'll tell you. I'll put this in context again. See, we've been talking of the rise of China, Russia being a great power, and USA being, a declining global power. All three are in some way correct, and all three in some way are wrong also. This Middle East, whatever is happening today in West Asia, अगर आप देखेंगे तो Russia can talk what it wants, but it can't do much, right? China can do much, but it doesn't seem to be wanting to do much. It is not prepared to put one soldier on ground or put one force on ground. It has only sent one envoy to the Middle East to do this thing. And USA is put everyone there on ground. In this kind of a thing, don't you see a new kind of an order which will emerge out of this whole story? You have views on that, in fact. बिल्कुल सर. तो अभी तक जो हमने बात की, जो 7 अक्टूबर की जो घटनाएं हैं और ये जो जवाबी चढ़ाई है, this is just the tactics. As you said, there are larger geopolitical drivers. अभी देखिए सर हुआ क्या है. This was a momentous time in West Asian politics. एक बहुत ही जिसे मैं महत्वपूर्ण घड़ी थी. When the Arab world was coming to terms with Israel, US brokered Abraham Accords, Qatar, Bahrain, Morocco, और सबसे बड़ी चीज, the prize was रियाद और तेल अवीव के बीच शांति की बहाली. और उसमें MBS का जो इंटरव्यू हुआ था फॉक्स के साथ 1 महीने पहले, he was very confident कि 2-3 महीने में ये हो जाएगा. अगर ये हो जाता
तो आप देखिए सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता, ईरान वुड बी मार्जिनलाइज्ड। और तो ये अब आप देखिए सर नेतन्याहू साहब के व्हाट वुड बी ऑन हिज नेशनल सिक्योरिटी प्लेट बिफोर 7th अक्टूबर। आई सस्पेक्ट उनकी जो जितनी ब्रीफिंग्स थी वो जो ईरान की का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर होंगी। Their program was moving towards 85-90% towards weaponization. लोग कहते हैं 2 weeks away या 3 weeks away from a capability. So Israel was looking at that. Israel was looking at wider peace, economy, business. IMEC. और इस 3 का जो मसला था इसराइल में, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसराइल की यही थी। उन्होंने सोचा कि ये मसला दब गया है, दफना दिया गया है और अभी हमास में दम नहीं है। और ये जो घटना रची गई है, मेरे को तो कोई शक नहीं है कि इसमें ईरान नॉट ओनली हैज फिंगर्स बट द होल हैंड। इसमें हमास, हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और ईरान। अभी ये हमला होने के बाद नेतन्याहू इज बैक टू हिज रीजनल वॉर्स। सो जो इजराइल का कद, ईरान का जो कद है एज अ रीजनल हेजेमन, उसमें बढ़ोतरी होगी मेरे 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 समझ में। दूसरा आप देखिए विद द लार्जर जियोपॉलिटिक्स, एक मैं आई क्वाइट आइडेंटिफाई व्हाट नील फर्ग्यूसन सेज, एक ब्रिटिश इतिहासकार है, कि वो कहते हैं कि भाई वी हैव बीन इन कोल्ड वॉर 2.0 फॉर अ व्हाइल। शीत युद्ध में कुछ साल हो गए हैं और वो कहते हैं यूक्रेन वाज द फर्स्ट हॉट वॉर ऑफ कोल्ड वॉर 2.0। सो द कोल्ड वॉर इज टर्निंग हॉट। अमेरिका ये चाहता था कि भाई मिडिल ईस्ट से जल्दी निकलो, वो पिवट उसने शुरू की थी। तो शांति की बहाली के लिए थ्रू ईरान, थ्रू सऊदी अरेबिया यहाँ शांति बनाओ और इनको प्रोमिनेंस देके अपना दायरा मिडिल ईस्ट में बढ़ाओ, लेकिन वहां चलो जहां असली खतरा है, इंडो पैसिफिक पिवट। और वो जो पिवट है पहले उसमें प्यूटिन साहब लंगड़ी मार देते हैं, सो दैट गेट्स डिस्टर्ब। एंड नाउ अमेरिका which was trying to retreat from the Middle East, उसका दोबारा दाखिला होता है। Yeah. और ये जो अमेरिकन पावर है सर, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, $950 billion और 800 मिलिट्री बेसिस, इट इज ओवरस्ट्रेच्ड। है तो बड़ी ताकत, लेकिन हर थिएटर में नाकाम हो रही है। अफगानिस्तान में आप नाकाम हुए। अभी सर वेस्ट एशिया के बाद जो यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव है उसका क्या हो, वहां शस्त्र कैसे मिलेंगे, दिए जाएंगे, एड का क्या होगा। Yesterday President Biden said this is the United States of America, we can take care of 2 conflicts and more। बट मुश्किलें हो रही हैं, उनको भी पता है। यूएस कांग्रेस में आवाजें उठ रही हैं कि साहब हम फिर यूक्रेन में क्यों चले। मिस्टर ट्रंप इज क्लियर that if he comes back to power this will end। So it is a grave challenge for America, an overstretched America। अभी देखिए सर फायदा किसको हो रहा है, ये जो एक्सेस है रशिया, चाइना और ईरान, वी मस्ट नॉट अंडरप्ले इट। No, ईरान ने हथियार दिए रशिया को, यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया ने दिए। और अभी आप देखिए जो मिडिल ईस्ट की घटनाएं हैं, इससे किसका कद बढ़ा है। ईरान की जो शैली है शायद उसमें विस्तार आए। चाइना हैज एंटर्ड मिडिल ईस्ट, जो उसने शांति की बहाली की ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। Russia has entered into Syria. America, which was wanting to retreat and to go to the Indo-Pacific, it is overstretched। तो इसमें फायदा चाइना का है, ईरान का है। अभी 2 चीजें मैं आपको और बताता हूँ। अभी आप देख लीजिए ये जो 7 अक्टूबर की घटनाएं के बाद much of the global south has not condemned the Hamas attack। तो मैं ये कह रहा हूँ, if we are realistic, we will see कि जो यूएस लेड वेस्ट है उसके साथ इतनी सहानुभूति नहीं है। और ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है संसार का, 2 different axes are emerging। Now there is no doubt the cold war is getting hot। ये जो शीत युद्ध है ये गर्म हो रहा है और 2 एक्सेस उभर के आ रही है, यूएस लेड वेस्ट और ये रशिया, चाइना, ईरान और काफी कंट्रीज ग्लोबल साउथ की।
So they are these two axes. और आगे जैसे मतलब अगर सर अगला साल 2024 ताइवान में चुनाव है, भारत में चुनाव है, यूएसए में चुनाव है. Under these distractions, if China does something in Taiwan, it is a possibility. I'm not saying it will happen. You just see America's problems. Yeah, I Or agree with you. so if Ukraine was Cold War 2.0 का आप उसको कोरिया मान लें, ताइवान could be the Cuban Missile Crisis. So दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ समय पहले बिल क्लिंटन साहब ने कहा था कि it is the economy stupid. कुछ सालों से तो मेरे को लग रहा है it is national security stupid. Yeah, there's no doubt. What is Economy has taken a important? back seat. Economy But has taken a back seat. with those countries which can convert their economic surpluses into hard power, जो अर्थव्यवस्था की जो उपलब्धियां हैं उसको किस कुशलता से हार्ड पावर में तब्दील करते हैं, they will be powerful. So events in Iran, in Israel, Hamas, मेरे नजरिए में they have very deep connections to geopolitics. और भारत के लिए क्या है सर कि ये जो युद्ध का केंद्र बिंदु है ये नजदीक आता जा रहा है, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, ताइवान. So we have to be very careful. हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है. Yeah, I think you made a great point. So if you have to keep war away from our shores, right? We have to start doing something in the Middle East to defuse this whole situation, or at least be seen to be defusing this situation. How do you think we should go about it? I mean, sir, what we should do, I mean, what is most important to us? Yeah. Let me see the lessons and then we will come to that perhaps. If our foreign policy is muscular, which it is, आजकल जो हमारी विदेश नीति है उसके जो तेवर हैं वो आक्रामक, I won't say आक्रामक, but they are robust. That is the right word. प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम विदेश नीति में ना आंख उठाकर ना आंख झुकाकर आंख मिलाकर बात करेंगे, and that is good. But we must make sure, if our foreign policy is muscular, that our instruments of force are in the highest state of readiness. जो हमारी रक्षा तंत्र है. That's a big statement you made. Yes, because jingoism will not pay. And हमने देखा है आसान नहीं है सर. आप देखिए रशिया की मिलिट्री को क्या हुआ, इजराइल, IDF. So we have to be very careful. और दूसरी बात मैं कहूंगा, मैं खुद ही ये कह रहा हूं कि साहब चीन की तरफ आप देखें, we must look at China. बट अगर मैं डिस्पैशनेटली देखता हूं, ये जो हमारे पश्चिमी तट हैं, वेस्टर्न होराइजन्स, पाकिस्तान तो चलिए फिलहाल इट्स डिमिनिश्ड, बट जस्ट सी द प्रॉब्लम्स, दिस एक्सेस ऑफ पाकिस्तान, तालिबान, ईरान, टर्की, चाइना, this is all developing to the west. Yeah, even Russia and Pakistan is trying to. So you might not have that same support from Russia which you had hitherto. We have to live up to that thinking. और हमारे पास बहाना नहीं होगा क्योंकि हमें बड़े साल से ही अंदेशे मिल रहे हैं. यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, ताइवान, we have to make sure. And one thing we must not forget कि सर जो चीन है, I mean, as you said, it could be fluff, it could be excessive dependence on technology, but it is a superpower and we have a superpower on our doorstep. तो हमें बहुत जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी की जो तैयारी है उसमें तीव्र गति लानी पड़ेगी. We'll have to scale it up in scale and ambition and make sure that our deterrence is robust. So what actually आपने जो बताया है, which is something which is very pertinent, I'll put it in. We need to be diplomatically aggressive, or externally, right? Or diplomatically proactive externally, and militarily active internally. You need to up your military capability or your
security capability, I will not only talk of military, I'll talk of the security capability of India. You have to focus on internally. And so, if that is the focus internally, what do you think are the main elements of this focus? Because if you have, अगर हमें चाइना को टैकल करना है, राइट, और मेरे को डाउट नहीं है कि एक दिन ये टाइम आएगा जब हमें आमने सामने करना पड़ेगा. Okay, so how do you do it? What do you think we should do to get there? तो दो तीन चीजें हैं सर. एक तो जो हमें इजराइल से सीख लेनी पड़ेगी वो ये है कि जो अंदरूनी कलह हैं, the state of your internal body politics must be very strong. हमास की नजर थी इस बात पे. 7 अक्टूबर से पहले 40 लगातार शनिवार के रोज प्रोटेस्ट हो रहे थे. वो प्रोटेस्ट कौन कर रहे थे? रिजर्विस्ट्स, जिनको भी आपने मोबिलाइज किया. हाफ 80% ऑफ देम वो रिजर्विस्ट्स. जो अल्ट्रा राइट विंग का प्रेशर था वो ये था कि साहब आप वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स को वहां बहाल कर लो. और उसको सुरक्षा देने के लिए सदर्न कमांड से जो गाजा पट्टी की फॉर्मेशंस थी वहां से 7-8 बटालियंस निकाली गई. सो यू क्रिएटेड अ वॉइड हियर. और ये जो खालीपन था इस पे हमास की नजर थी. इसीलिए उस दिन जब हमला किया है हमास ने, they didn't have any reaction capability. So officers have been captured, killed in their pajamas, IDF के, और कोई रिएक्शन नहीं हुआ 7 घंटे 8. आज सबसे ज्यादा आक्रोश जो जनता में है वो आईडीएफ के खिलाफ है. और मिस्टर नेतन्याहू, ही वाज कॉल्ड मिस्टर सिक्योरिटी, उन्होंने कहा देखिए हमने $1 बिलियन फेंस तैयार कर दी है यहाँ गाजा में, उधर वेस्ट बैंक में दीवार बना दी है, अब कुछ नहीं होगा. We must never come under these. So internal body politic में कलह नहीं आनी चाहिए. It has to be very strong. Yeah. And not get carried away by these political pressures, right wing के, कि साहब आप वहां सेटल कर दीजिए तो इधर खाली कर दीजिए. Take militarily imprudent decisions under political pressure. And the tragedy is that Netanyahu is a military man. He's a military man. तो एक तो ये है. दूसरा सर, चाइना के बरखिलाफ मेरा ये मानना है कि जैसे अब हमारी जो चुनौतियां हैं वो अलग विभिन्न है. चाइना कन्वेंशनल थ्रेट, इधर टेरर का थ्रेट, और ये जो नया एक्सेस बन रहा है. अगर मैं भारत का दुश्मन हूं, if I don't think well about India, I will be looking at all these remnants, LET, JEM, TTP, TTA, अल-कायदा, लश्कर, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे. सो टेरर थ्रेट could recoalesce from here. और ये टर्की वर्की, देयर आर दीज ड्रोन सुपर पावर्स. ये जो ईरान ने यहाँ किया है सर, ये जो ड्रोन्स, जो गाजा के छतों से ड्रोन्स उड़ाए गए, जिस तरह से उन्होंने ऑब्जर्वेशन टावर्स को मारा, तो ये बिल्कुल यहाँ हो सकता है. सो दिस इज अ सब कन्वेंशनल टेरर थ्रेट फ्रॉम दिस साइड. चाइना growing in power from this side, और जो समुद्र है, we have to also make a turn to the seas. Yes. So we have to be very careful in deterrence. अभी सर ये रॉकेट्स इतने चल रहे हैं, the Chinese की जो rocket force है is even more sophisticated, ballistic, cruise, hypersonics. So we need something like that. We have to think like that. Like SSF जो है सर, digital enablement. अभी before coming on the show you were talking of AI enablement. AI enablement of the northern theater is a must. The digital enablement. China border and complete LAC needs to be AI enabled. Yeah. With computer vision. अगर हमने ये किया sir, deterrence, China will back off. I keep saying deterrence is costly, but wars are costlier. So the best way to keep, and of course diplomacy is important, very important. Yeah. But strategic policy is a convergence of force and diplomacy. That is something, yeah. I think we've come where we wanted to come. We started in West Asia. There are a lot of lessons we have to learn from West Asia. And what is happening in West Asia will happen. And we need to understand it's not a small short-term game. It's going to be a long-term game. And we need to see
what is the threat which is actually going to come on to us? It is nice to say that we are rising, we are going to be the center of the world, we are going to be the, a balancer in world geopolitics, but we have to also understand that the geopolitics of this world are changing, and this is a rude change which has come in front of us, right? So if you have anything to say, fine, otherwise I'll take a few questions if you don't mind. I will just like to reiterate what I said, sir. Yeah. That today your strategic strength comes from your ability to convert economic surpluses into hard power. और मेरा ये मानना है कि कई मायनों में this is India's moment. I do think this is Amrit Kaal. Yeah. If we get a lot of things right, we can be this $35 trillion economy. But one thing that could derail Amrit Kaal को जो सबसे बड़ा खतरा वो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से है. A national security reversal could derail Amrit Kaal. And that we have is to be the big, very, very, very careful about this. And if we are wise and we invest in deterrence, which we are doing, but not in the scale and momentum, वो अगर हम करें, तो I think I will add one more point. It is not the scale and the momentum; it's also the direction. The direction of this deterrence, I think, is fine. I have no doubt that you have to focus on the Indian Ocean region, and tomorrow's thing is the maritime domain. I have no doubt. But at the end of the day, all of us live on the land, and we need to. And the immediate threat to derail Amrit Kaal will be from the land. And this is the deterrence and capacities which you have to build to ensure that our progress is not impeded. I could not agree more with you on this.